अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप लोग के एग्ज़ाम्स करीब हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स में, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जो क्वेश्चन आने वाले हैं, बस मैं वही चंद क्वेश्चंस को मतलब कि ऑडियो के ज़रिए से आप लोगों को समझाऊंगी। ऑडियो या वीडियो मैं एडिट करके आप लोगों को समझाऊंगी। तो आप लोग इस ऑडियो को 1 से 10 मरतबा, 1 से 3-4 मरतबा कम से कम देखिए, समझ में आए जब तक आप लोग इस ऑडियो को सुनिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका जो है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी सूरत हाल में ये क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन 12 मार्क्स का है, ठीक है ना। थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है, तबीयत ठीक नहीं रहने की वजह से कई दिनों से मैं वीडियो नहीं बना सकी। तो आज कुछ तबीयत बेहतर हुई, इस वजह से मैं वीडियो बना रही हूँ। अगर कुछ भी आवाज़ का प्रॉब्लम रहा तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग अभी शुरू करते हैं। जो मेन क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, वो है खुतूत बेनियाजी से क्या मुराद है। शक्ल के ज़रिए समझाइए, इसके मफरूज़ियात और खसूसियत को बयान करते हुए सारिफ के तवाज़ुन को शक्ल की मदद से वाज़े करें, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर खुतूत बेनियाजी का क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ रहा है तो आपको करना क्या है, ये तमाम चीज़ें आपको लिखनी है जो मैं अभी आप लोगों को समझाने वाली हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग बोलेंगे कि अरे मैडम ये तो हमको आता, हम लोग को एग्जाम टेस्ट में भी लिखे, ठीक है। मैं उन बच्चों के लिए नहीं डाल रही हूँ ऑडियो जो कि मतलब जिसको आता है। मैं वो बच्चियों को और वो बॉयज़ के लिए ये वीडियो बना रही हूँ जो कॉलेज रेगुलर नहीं आते थे और मेरी क्लास अटेंड नहीं करते थे, ठीक है ना। जिसको आता है वो दूसरा क्वेश्चन देखिए, जिसको नहीं आता है वो इसको प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले समझिए खुतूत बेनियाजी क्या है, ठीक है ना। खुतूत बेनियाजी, इसको हम समझेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए आप। जदीद माहिरीन मैशियत जे आर हिक्स कौन है यहाँ पे, मैशियत दान, यानी कि जदीद माहिरीन मैशियत है, इकोनॉमिस्ट है यहाँ पे, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था, सारिफ के रवैये के तज्जिए के खातिर, क्या बता रहे हैं यहाँ पे, सारिफ के रवैया। सारिफ किसे कहते हैं हम यहाँ पे, सारिफ से ये मुराद है, हम जो मतलब कि परचेज़ करते, कोई भी आइटम को जब हम ख़रीदते हैं या हम कंज्यूम करते हैं या ख़रीदते हैं, परचेज़ करते हैं, जो परचेज़ करने वाला होता है, जो ख़रीदने वाला होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सारिफ कहते हैं। बेचने वाला क्या कहलाता है यहाँ पे, पैदा कुनिंदा कहलाता है या फ़रोख्त कुनिंदा कहलाता है। जो ख़रीदने वाले हैं वो ख़रीदार होते हैं या सारिफीन होते हैं या सारिफ होते हैं, ठीक है ना। समझ में आएगी बात। तो यहाँ पे एक इंसान है, एक शख्स है, एक फ़र्द है जो कि क्या कर रहा है, कोई अशिया को ख़रीद रहा है अपने पास से, अपनी आमदनी से, यानी कि अपने पास जो पैसे है उस पैसों से कोई चीज़ ख़रीद रहा है। तो यहाँ पे ये कौन है, सारिफ है, ठीक है ना। दोबारा से सुनो। जे.आर. हिक्स ने सारिफ के रवैये के तज्जिए के खातिर, अब क्या बात की जा रही है, रवैया, यानी कि जो ख़रीदने वाला है, जो सारिफ है, जो चीज़ ख़रीद रहा है, उसका रवैया कैसा, उसका बिहेवियर कैसा है, उसके बिहेवियर का तज्जिया यानी कि एनालिसिस करना, उसको जांचना कि वो अपना मतलब कि रवैया कैसा मतलब कि ज़ाहिर करता है। जैसे कि अभी मैं किसी की क्लास ले रही हूँ तो मैं वहाँ पे सब बच्चों का क्या है, बिहेवियर का तज्जिया करूँगी कि कौन से बच्चे को अच्छा समझ में आ रहा है, कौन सा बच्चा कम समझ रहा है। ये तमाम चीज़ों का मैं एनालिसिस करूँगी, तज्जिया करूँगी, जांच करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे इकोनॉमिस्ट जे.आर. हिक्स ने सारिफ के रवैये के तज्जिए के खातिर, ठीक है ना, यानी कि सारिफ किस तरह से रवैया अपना रखता है, कोई अशिया ख़रीद रहा है, यानी कि अगर उसे महंगी में अशिया मिल रही है तो उसका रवैया कैसा रहता, एकदम अफसोस वाला, अरे भाई इतना महंगा दे रहा है, मेरे पास उतने पैसे नहीं है तो मैं क्यों परचेस करूँगा ये, ठीक है ना। तो उसका रवैया क्या है, अफसोस वाला है। जब उसे अशिया कम से कम कीमत में मिल रही है, कोई चीज़ ख़रीदने जा रहा है, वो आइटम उसे कम से कम कीमत में मिल रहा है, तो वो क्या हो गया, वहाँ पे खुश हो जाता है। तो यहाँ पे इकोनॉमिस्ट क्या करे, हमारे जे.आर. हिक्स और दूसरे इकोनॉमिस्ट सारिफ के रवैये को देखते गए कि अगर वो कम कीमत में अशिया ख़रीद रहा है तो वो मुतमईन है, अगर वो ज़्यादा कीमत में अशिया ख़रीद रहा है तो वो क्या है, यहाँ पे अफसोस में है, और मतलब कि वो खुश नहीं है। आई बात समझ में, ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है, दोबारा से सुनिए। जदीद माहिरीन मैशियत जे.आर. हिक्स ने सारिफ के रवैये के तज्जिए के खातिर तजुर्बाती आला खुतूत बेनियाजी इन डिफरेंस कर्व को मुतारिफ करवाया। समझ में आई बात।
सारिफ के रवैये के तज्ज़िये के खातिर, यानी कि सारिफ अपना बिहेवियर कैसा चेंज करता है उसको एनालाइज करने के खातिर क्या करे थे, एक आला तजुर्बाती यानी कि एनालाइज करना, क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे, तजुर्बा आला, ठीक है, तजुर्बाती आला खुतूत बेनियाजी, हम इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे, इंडिफरेंस कर्व को मुतारिफ करवाया, जिसकी मदद से सारिफ के तर्ज अमल की मुख्तलिफ सूरतों को समझाया जा सकता है। क्या बात की जा रही है यहाँ पे, खुतूत बेनियाजी के ज़रिए से हम ये समझ सकते हैं कि सारिफ के तर्ज अमल यानी कि उसके रवैये का जो प्रोसेस है वो किस तरह से चेंज होते जा रहा है, मुख्तलिफ यानी कि अलग अलग अलग, जैसे कि उसके पास 200 रुपये हैं, 200 रुपीज़ एक सारिफ के पास है, जब वो कोई अशिया ख़रीदता है, ठीक है, उसके पास 5 आइटम ख़रीदना है, उसे 5 आइटम ख़रीदना है 200 रुपये में, तो वो क्या करता है यहाँ पे उसके पास मुख्तलिफ सूरतें निकल के आती है, जैसे कि कुछ आइटम बहुत सस्ते में मिल गया, कोई आइटम बहुत ज़्यादा महंगे में मिल गया, कोई आइटम मसावत में मिल गया, यानी कि मसावी जितना वो चाहता था उतने में मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग सूरतें निकल के आती है, तो उन सूरतों में सारिफ अपना बिहेवियर, अपना तर्ज अमल कैसे रखता है उसको समझाने के लिए खुतूत बेनियाजी को मुतारिफ करवाया गया था। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। खुतूत बेनियाजी यानी खुतूत यानी कि डायग्राम्स होते हैं जिसपे हम लकीरें ड्रॉ करते हैं, बेनियाजी यानी कि बेनियाज हो जाना, मुतमाइन हो जाना, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई सारिफ जितने में वो ख़रीदना चाह रहा है उतने में वो अशिया उसे मिल जाती है तो वो बेनियाज है, यानी कि वो फुल्ली तशफ़ी में है, आज़म तरीन तशफ़ी उसे हासिल हो गई है। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं इस नज़रिए को। अब यहाँ पे हम देखते हैं, थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं कि खुतूत बेनियाजी को किस किस ने मुतारिफ़ करवाया, कैसे कैसे किया, ये चीज़ें हम देखते हैं। इस नज़रिए को सबसे पहले 1881 में एजवर्ट ने पेश किया था, ठीक है ना। खुतूत बेनियाजी को सबसे पहले कौन पेश करे थे, एजवर्ट ने। अगर आप तारीख़ याद नहीं रखना चाहते कोई मसला नहीं है, आप मत याद रखें, अगर याद रखने की आपके पास कैपेसिटी है तो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम सामने है तो काम कीजिए, आप लोग सिर्फ इकोनॉमिस्ट के नेम बगैर स्पेलिंग मिस्टेक के आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो इस नज़रिए को सबसे पहले किसने पेश किया है, एजवर्ट ने पेश किया, ठीक है। जबकि 1892 में, ठीक है, एर्विंग फिशर, ये भी इकोनॉमिस्ट है, और यहाँ पे 1906 में पैरेटो, ठीक है ना, ये दोनों इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने पेश किया था। कब 1892 में फिशर ने किया था, 1906 में पैरेटो ने किया था, ठीक है। इसके बाद में से कौन आए थे, 1915 में स्लट्सकी इसको शोहरत बख्शी। समझ में आई बात, क्या बात की जा रही है यहाँ पे, एक तो एजवर्ट ने पेश किया था, देन इसके बाद में से फिशर आए, देन इसके बाद पैरेटो आए, देन इसके बाद लास्ट में हमारे यहाँ पे कौन थे, स्लट्सकी थे, जो कि खुतूत बेनियाजी को शोहरत बख्शी थी। लेकिन 1934 में RGD एलन और JR हिक्स दोनों ने मिलकर इसके तस्वुरात को वजाहत के साथ पेश किया। इसीलिए हम ज़्यादा कहते हैं कि खुतूत बेनियाजी को कॉमनली कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं कि खुतूत बेनियाजी कौन पेश करे, तो यहाँ पे लास्ट में नाम क्या आता है, हिक्स और यहाँ पे एलन है, ये दोनों ने मिलके इसको वजाहत के साथ, तफसील के साथ इसे समझाया है कि खुतूत बेनियाजी कैसा है। खुतूत बेनियाजी के ज़रिए से हम सारिफ का तर्ज अमल यानी कि उसका बिहेवियर, उसका रवैया कैसे जांच कर सकते हैं, ये सब चीज़ें कौन बताए थे लास्ट में वजाहत के साथ, JR हिक्स और RGD एलन। ये हमेशा याद रखना आप लोग, ठीक है ना। क्लियर होगी बात। एजवर्ट, देन इसके बाद फिशर, देन इसके बाद पैरेटो, देन इसके बाद स्लट्सकी, लास्ट में दोनों आए थे RGD एलन और यहाँ पे JR हिक्स, दोनों ने मिलकर इस तस्वुरात को वजाहत के साथ पेश किया। क्लियर होगी बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं खुतूत बेनियाजी कैसा होता है, किस तरह से इसका मुतालिया किया जा सकता है, हम डायग्राम के ज़रिए से कैसे देखते हैं, ये सब चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। क्लियर होगी बात। ओके, यहाँ पे देखिए वहाँ खुतूत बेनियाजी अशिया के मुख्तलिफ इश्तराकात, कॉम्बिनेशन को ज़ाहिर करता है। कॉम्बिनेशन, इश्तराकात आपको उर्दू में थोड़ा सा टफ दिख रहा होगा, ठीक है, हम इंग्लिश के उसमें जाएंगे। कॉम्बिनेशन यानी कि आप कोई सूट पहन रहे हैं, ठीक है ना, कोई सूट आप पहन रहे हैं, ड्रेस कोई पहन रहे हैं, तो उसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आप ऊपर का शर्ट यानी कि पिंक कलर का है, नीचे का बॉटम वाइट कलर का है, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं है।
ठीक है। अगर आपका ऊपर का भी पिंक है, नीचे का भी पिंक है, बॉटम एंड टॉप, तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन मिल गया है। ठीक है, ये आजकल मतलब फैशन पे निकला है कि ऊपर का पिंक अगर उस शर्ट में वाइट भी कुछ मतलब कि स्टोन्स वगैरह डिज़ाइंस या फ्लावर्स होते हैं तो आप कॉम्बिनेशन बॉटम क्या कर सकते हैं, वाइट ले सकते हैं। तो इसको क्या बोले, कॉम्बिनेशन। क्लियर होगी बात। यहाँ पे देखो, अब खुतूती बिनियाजी में कॉम्बिनेशन की बात क्यों आई। जैसे कि सारिफ के पास दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक है यहाँ पे शय एक्स शय वाई। ठीक है ना, हम एक्स और वाई को बोल रहे हैं, फ़र्ज़ कर रहे हैं। जैसे कि हम बोल भी सकते हैं कि शय एक्स यानी कि हमारा मौज है, शय वाई हमारा यहाँ पे आम है। समझ में आई बात। अब आपके पास 100 रुपये हैं। अब 100 रुपये में आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन ख़रीदना है। किसका, आम का और यहाँ पे मौज का। आपको क्या करना है यहाँ पे, जैसे कि आपको 1 डज़न माउस चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे आपको 8 क्या चाहिए, आम चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाएंगे। 200 रुपये को आप ऐसा खर्च करेंगे कि आपको यहाँ पे 8 आम भी आ जाए और 1 डज़न आपको माउस भी आ जाए। अगर आपके उस पैसे में 1 डज़न माउस और 8 आम आ जाते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, कॉम्बिनेशन हो जाता है। जब आपको ये चीज़ें मिल जाती है तो आप क्या हो जाते हैं, आज़म तरीन तशफ़ी में आ जाते हैं, यानी कि अपने आप को मुतमईन महसूस करते हैं। क्लियर होगी बात। हम यहाँ पे देखते हैं आगे क्या होता है। खुतूत बेनियाजी अशिया के मुख्तलिफ इश्तराकात कॉम्बिनेशन को ज़ाहिर करता है। यहाँ पे देखो, नीचे डायग्राम में बताया भी गया है, कर्व है, देखिए कॉम्बिनेशन यानी कि ABCDE, ये मुख्तलिफ यानी कि अलग अलग कॉम्बिनेशन है। क्लियर होगी बात। ओके, यहाँ पे देखो, जो ना सिर्फ मुतबादिल होते हैं, मुतबादिल यानी कि बदलते हैं, बल्कि सारिफ को मसावी इफ़ादा, तस्कीन, इफ़ादा यानी कि तस्कीन बोल सकते हैं, मुतमईन हो जाना, ठीक है, सेटिस्फाई हो जाना, या आज़म तरीन तशफ़ी हो जाना, ठीक है, तशफ़ी भी हम बोल सकते हैं, बल्कि सारिफ को मसावी इफ़ादा फ़राहम करता है। ठीक है, बदलना कैसा मैं आप लोगों को बताती हूँ डायग्राम के ज़रिए से। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे आगे देखते हैं हम। खुतूत बेनियाजी मुख्तलिफ नुकात पर मुश्तमिल एक ऐसा खौस है जो मसावी तशफ़ी देने वाले अशिया के मुख्तलिफ इश्तराकात को ज़ाहिर करते हैं। इसीलिए सारिफ इनमें से किसी नुकात पर मौजूद अशिया के इश्तराक के सिलसिले में बेनियाज होता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम डायग्राम पे जाएंगे। अब देखिए, खुतूत बेनियाजी मुख्तलिफ नुकात पर मुश्तमिल है, यानी कि ABCDE, ये नुक्ते दिख रहे हैं ना आप, इन नुक्तों को जोड़ के ही हमारा क्या निकल रहा है, यहाँ पे आईसी कर्व निकल रहा है। आईसी यानी कि इंडिफरेंस कर्व, खुतूत बेनियाजी खौस है ये। ठीक है, जो मसावी तशफ़ी देने वाले अशिया के मुख्तलिफ इश्तराकात को ज़ाहिर करता है। देखो, मैं सबसे पहले क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे शय वाई है और यहाँ पे शय एक्स है। आप लोग देख सकते हैं, एक्स वाई महवर पे शय वाई, यानी कि हम आम ले रहे हैं, शय एक्स पे यहाँ पे हम माउस ले रहे हैं। फ़र्ज़ कीजिए, आपको एक कर्व में नहीं लिखाया गया है, बट आप लोग जहन में रखिए, शय एक्स है, शय वाई है। ठीक है, सबसे पहले सारिफ के पास, सारिफ यानी कि ख़रीदने वाले के पास 100 रुपये दिए। ठीक है, 100 रुपये में उसको क्या करना है, एक कॉम्बिनेशन ख़रीदना है, यानी कि उसको क्या ख़रीदना है, यहाँ पे मैं लास्ट टाइम बोली शय वाई ख़रीदना है, शय एक्स ख़रीदना है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे उस 100 रुपये में 12 शय वाई ख़रीदेगा और शय एक्स यहाँ पे 1 ख़रीदेगा। उसको चाहिए यही कि शय वाई 12 ख़रीदना है और शय एक्स यहाँ पे 1 ख़रीदना है। अगर वो ख़रीद लेता है, अगर यहाँ पे ये चीज़ ख़रीद लेता है, यानी कि शय एक्स 1 ख़रीदना है, शय वाई उसे 12 ख़रीदना है। अगर ऐसा ये कॉम्बिनेशन ख़रीद लेता है तो वो क्या हो जाता है, तशफ़ी में आ जाता है, यानी कि वो मुतमईन हो जाता है। अगर ऐसा नहीं हुआ, वो शय वाई वो 12 ख़रीद नहीं सका या शय एक्स वो 1 भी नहीं ख़रीद सका, तो वो मुतमईन नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि 100 रुपये है, आपको मार्केट में जाके 2 अशिया, टमाटर आलू दोनों ख़रीदना है। टमाटर 1 किलो ख़रीदना है, आलू 1 किलो ख़रीदना है। अगर आपको 100 रुपये में ये दोनों चीज़ें 1-1 किलो मिल जाते हैं तो आप तशफ़ी में हो जाएंगे, ये आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अगर आपको 1 किलो आलू नहीं मिलते हैं, बस आधा किलो मिलते हैं, तो आप वो तशफ़ी में नहीं रहेंगे। समझ में आएगी बात आप लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग आलू और उसका एग्जाम्पल नहीं लेंगे, आप शय वाई बोल के लिखेंगे और शय एक्स बोल के लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो, शय वाई यानी कि यहाँ पे 12 और शय एक्स यानी कि 1 ले रहे हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। ये हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन बन गया, ए।
यहाँ देखिए 12 के पास से हम एक जो है वहाँ तक हम ड्रॉ कर रहे हैं और वहाँ पे हम कॉम्बिनेशन ए बोल के लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन बी क्या है यहाँ पे। अब देखिए हम क्या बोल सकते हैं, वही 100 रुपये में मेरे को शाय वाई, मैं 12 ख़रीदी थी ना, अब मेरे को 12 नहीं ख़रीदना है, अब मेरे को 8 ख़रीदना है। यानी कि शाय वाई मेरे को कम ख़रीदना है, शाय एक्स मेरे को ज़्यादा ख़रीदना है। दोबारा से सुनिए, कॉम्बिनेशन बी में क्या हो रहा है, 100 रुपये आपके पास मौजूद है, आप पहले 12 शाय वाई ख़रीद रहे थे और शाय एक्स आप 1 ख़रीद रहे थे, ठीक है ना। अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे शाय वाई को कम करना है, घटाना है और शाय एक्स को बढ़ाना है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, शाय वाई को कम करेंगे क्योंकि आपके पास आमदनी कितनी है, मुस्तकिल है। मुस्तकिल यानी कि कांस्टेंट है, वही रहने वाली है। आपके पास ना आमदनी में इजाफा होगा ना आपको कमी होगी। तो यहाँ पे करना क्या है, आपको 100 रुपये में शाय वाई भी ख़रीदना है, शाय एक्स भी ख़रीदना है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, शाय वाई को कम कर देंगे शाय एक्स को बढ़ाने की खातिर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए शाय वाई आपका 12 है तो आप 8 कर देंगे, शाय एक्स आपका 1 से आप क्या करेंगे, बढ़ा के 2 कर देंगे। तो ऐसे चलते क्या होगा, यहाँ पे कॉम्बिनेशन बी निकल के आएगा। क्या होगा, बी निकल के आएगा, जो कि आपका क्या होगा, तशफ़ी को बताता है। समझ में आ गया आप लोग को। अब देखिए इसी तरह से ए कॉम्बिनेशन हो गया, बी कॉम्बिनेशन हो गया। सारिफ ए कॉम्बिनेशन में भी तशफ़ी में था क्योंकि उसको 12 चाहिए था, 1 चाहिए था, मिल गया, वो तशफ़ी में है। अब देखिए सारिफ चाहता है कि वो शाय एक्स को बढ़ाना है, शाय वाई को कम ख़रीदना है, कम लेना है। तो वो क्या करेगा, अपनी मर्ज़ी से, उसका ख़ुद का फ़ैसला है, उसे शाय वाई कम करना है, शाय एक्स बढ़ाना है। अब वो 8 ले लेगा और यहाँ पे शाय एक्स 2 ले लेगा, तो यहाँ पे दूसरा कॉम्बिनेशन बन गया। तो दूसरे कॉम्बिनेशन में भी वो क्या है, बेनियाज है, मुतमईन है, तशफ़ी में है, इफ़ादे में है, सेटिस्फाई है। समझ में आ गई बात। अब देखो अब देखिए यहाँ पे सारिफ चाहता है कि शाय एक्स और बढ़ाना है और शाय वाई को कम करना है। क्यों कम करना है, ताकि शाय एक्स ज़्यादा ख़रीद सकें। समझ में आ गई बात। अब वो क्या करेगा, यहाँ पे 5 यहाँ पे शाय वाई लेगा, यानी कि 12 से 8, 8 से घट के 5 पे आ गया वो, यानी कि शाय वाई वो, यानी कि अशिया वाई वो 5 ख़रीदेगा और यहाँ पे शाय एक्स कितने ख़रीदेगा, 3 ख़रीदेगा। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशन बन गया, तीसरा, यानी कि सी वाला कॉम्बिनेशन बन गया। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर की तरफ हम देखते हैं क्या बता रहा है। दूसरी लाइन देखिए सेकंड वाले पैराग्राफ में ऊपर से, खुतूत बेनियाजी मुख्तलिफ नुकात पर मुश्तमिल एक ऐसा खौस है जो मसावी तशफ़ी देने वाले अशिया के मुख्तलिफ इश्तराकात को ज़ाहिर करते हैं, इसीलिए सारिफ इनमें से किसी नुकात पर मौजूद अशिया के इश्तराक के सिलसिले में बेनियाज होता है। आई बात समझ में। यानी कि चाहे वो ए कॉम्बिनेशन होंगे, चाहे बी रहेंगे, चाहे सी रहेंगे, उसकी मर्जी थी ना भाई। वो चाहता था कि शाय वाई को कम करना है, पहले वो चाह रहा है कि 12 शाय वाई लेना है और 1 शाय एक्स लेना है। ओके, वो सेटिस्फाई हो गया। अब वही चाहता है कि अब उसे क्या करना है, अपनी आमदनी के ज़रिए 8 यहाँ पे शाय वाई ख़रीदना है और यहाँ पे शाय एक्स अपना 2 ख़रीदना है। 2 कब ख़रीदेगा, जब वो शाय वाई को कम करेगा। समझ में आएगी बात। अब इसके अलावा क्या हो गया, यहाँ पे 8 यहाँ पे आपका शाय वाई था, अब यहाँ पे शाय एक्स को बढ़ाना है। अच्छा, आप डायग्राम में देखिए गौर करके। अब यहाँ पे क्या करना है, 8 यहाँ पे शाय वाई है और शाय एक्स यहाँ पे 2 है। शाय एक्स को 3 करना है तो शाय वाई क्या करना होगा, घटाना होगा। यानी कि 8 से 5, 5 से आपको क्या करना हो, हाँ 5 लाना होगा और शाय एक्स आपका 3 हो जाएगा। कॉम्बिनेशन आपका सी निकल के आएगा। इसी तरह से शाय वाई आपको और घटाना होगा ताकि आप शाय एक्स को ज़्यादा ख़रीद सकें। जब आप शाय वाई 3 कर देंगे तो आपको यहाँ पे शाय एक्स कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। कॉम्बिनेशन डी निकल के आ जाएगा। लास्ट में देखिए इसी तरह से जितना भी कर सकते हैं हम, डायग्राम अच्छा आने के लिए हम ऐसा करें हैं। इसके बाद देखिए शाय वाई 2 कर दिए हैं, कम कर दिए हैं। क्यों कम करें हैं, क्योंकि शाय एक्स को बढ़ाना है, 5 करना है। तो यहाँ पे 2 और 5 का एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन के निकल जाता है, जो कि यहाँ पे क्या कहला रहा है, ई है यहाँ पे। समझ में आएगी बात। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम ऊपर जाएंगे
ये जो हम अभी हिस्ट्री पढ़े हैं ना, एजवर्ड, पैरेटो वगैरह, उसके बाद का जो पैराग्राफ है देखिए, अच्छे से देखिए। खतूत बेनियाजी अशिया के मुख्तलिफ इश्तराकात को ज़ाहिर करता है। क्या है बेटे यहाँ पे? इश्तराकात यानी कि ए इश्तराक, बी, सी, डी, ई, ये तमाम क्या है? मुख्तलिफ। मुख्तलिफ यानी कि अलग अलग इश्तराकात है, अलग अलग कॉम्बिनेशन है। जब इस कॉम्बिनेशन को जोड़ते हुए हम निकलेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा? यहाँ पे खतूत बेनियाजी निकल के आएगा। यही कॉम्बिनेशन किसको बताते हैं? खतूत बेनियाजी को बताते हैं, ये जाहिर करते हैं। इसके बाद देखिए, जो ना सिर्फ मुतबादिल होते हैं, अच्छा सुनो यहाँ पे, जो ना सिर्फ मुतबादिल होते, मुतबादिल यानी कि बदलना। देखो यहाँ पे पहले 12 था, फिर 1 हुआ सॉरी, शय वाई 12 था, शय एक्स यहाँ पे 1 था, ये एक कॉम्बिनेशन हो गया। अब हमें शय एक्स को बढ़ाना है तो शय वाई को क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा, यानी कि कम करना पड़ेगा। 12 से हम 8 कर दिए, मुतबादिल कर दिए, बदल दिए। समझ में आ गई बात? चेंज कर दिए या कम कर दिए। क्यों कम कर दिए? ताकि हमको दूसरी शय एक्स खरीद सके। ये चीज़ करने के लिए हम क्या करें हैं? शय वाई को मुतबादिल सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं ताकि हम शय एक्स को परचेज कर सकें। क्लियर होगी बात? ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? ये बदलना मैं आपको पहले इसलिए नहीं समझाई ताकि आपको डायग्राम समझने के बाद और अच्छे से समझ में आ सकता है, इसीलिए मैं आपको वो चीज़ नहीं समझाई। क्लियर होगी बात? यहाँ पे समझ में आ गया? तो यहाँ पे देखिए क्या बात की गई है, शय वाई को कम करना होगा, यानी कि बदलना हो गया शय एक्स में, ताकि शय एक्स को ज़्यादा ख़रीद सकें, बल्कि सारिफ को मसाफ़ी इफ़ादा तस्कीन फराहम करता है। ठीक है, ये पूरे कॉम्बिनेशन क्या होते हैं? हर कॉम्बिनेशन, हर नुकात पे सारिफ क्या होता है? बेनियाज होता है। बेनियाज का मतलब कि एकदम फुल्ली सेटिस्फाई हो जाना, वो मुतमईन बख्श हो जाना, वो आज़म तरीन तशफ़ी हासिल कर लेना। ये चीज़ें क्या होती है? हमारी खतूत बेनियाज, यानी कि बेनियाज हो जाना। समझ में आ गई बात? ये शक्ल की यहाँ पे तशरीह है, देखिए वजाहत बताई गई है। शक्ल में आईसी एक खतूत बेनियाजी है। देखो यहाँ पे ए बी सी डी ई है ना, ये क्या है? हमारा आईसी है। आप लोग ये कर्व, ये खतूत के बाद को लिख देना आईसी बोल के। एक खतूत बेनियाजी है, एक्स महवर पे शय एक्स और वाई महवर पे शय वाई की मकदार ज़ाहिर की गई है। आप लोगों को ये डायग्राम बना के, ऐसे डायग्राम वाकई में आपको बनाना ही बनाना है। अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आपको मार्क्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। डायग्राम के बगैर आपका कोई भी मतलब कि खतूत या कोई भी आपकी थ्योरी मतलब कि क्या बोल सकते हैं, सूदमंद साबित नहीं होगी। तो आपको क्या करना है? डायग्राम बनाना ही बनाना है। तो यहाँ पे देखिए शक्ल में आईसी खतूत बेनियाज, यानी कि आईसी क्या है? यहाँ पे ए बी सी डी ई है ना, इससे जो हम लकीर खींच रहे हैं, नुकात को जोड़ते हुए जो लकीर निकल रही है, हम उसे क्या कहते हैं? आईसी कहते हैं, यानी कि खतूत बेनियाजी कहते हैं। अब देखिए एक्स महवर पे शय एक्स है। डायग्राम देखते हुए आप लोग समझिए तशरीह को। शय वाई यहाँ पे क्या है आपका? शय वाई महवर, सॉरी, एक्स वाई महवर पे आपका शय वाई है। ठीक है ना? खतूत ख़त पर नुकात ए बी सी डी, ये क्या है? अशिया के मुख्तलिफ इश्तराकात को ज़ाहिर कर रहा है। इन तमाम नुकात को जोड़ता हुआ खतूत बेनियाजी आईसी कहलाता है, और तमाम नुकात या मुख्तलिफ नुकात सारिफ को मसावी तशफ़ी फ़राहम करते हैं, यानी कि ए नुकात, बी नुकात, सी डी ई नुकात, ये तमाम नुकात क्या है? सारिफ को मसावी तशफ़ी, यानी कि ए नुकात पे जितना वो सेटिस्फाई था वो बी नुकात पे भी सेटिस्फाई है, बी नुकात पे जितना वो सेटिस्फाई है वो सी पे भी है, जितना वो सी पे था वो डी पे भी है, जितना वो डी पे सेटिस्फाई था वो ई पे भी सेटिस्फाई है। समझ में आएगी बात? क्योंकि वो उसकी मर्जी थी, वाई को कम करना, एक्स को बढ़ाना, वो उसकी मर्जी थी। जब वो उसकी मर्जी के मुताबिक काम करता है और उसके मर्जी के मुताबिक वो काम हो जाता है तो वो सेटिस्फाई हो जाता है। समझ में आएगी बात? तो हर नुकात पे वो क्या होता है? तशफ़ी, मसावी तशफ़ी में आ जाता है। समझ में आएगी बात? ओके, इसके बाद देखिए खतूत बेनियाजी की मफरूज़ियात है। ओके, मफरूज़ियात यहाँ पे क्या है? अफादा आर्डिनल होता है। ठीक है ना? हम इसको यहाँ पे रैंकिंग नहीं करते हैं, ऑर्डर में रखते हैं, तरतीब में रखते हैं। इफ़ादा यानी कि हम बोल सकते हैं कि सेब खाने से मुझे जितना इफ़ादा हासिल हुआ, मौस खाने से मुझे उतना इफ़ादा हासिल नहीं हुआ। हम यहाँ पे निस्बत बता रहे हैं कि मुझे सेब खाने में बहुत ज़्यादा
तशफ़ी हासिल हुई। मौज़ खा के मेरे को उतनी तशफ़ी हासिल नहीं हुई, क्योंकि मुझे मौज़ कम पसंद है निस्बतन सेब के। समझ में आएगी बात? तो यहाँ पे आपका जो इफ़ादा है इफ़ादा क्या है, यहाँ पे आपका तशफ़ी को बता रहा है, आप कितना पसंद करती है कोई भी, आप फ़ायदे में कितनी हैं। ठीक है, अगर आप ज़्यादा फ़ायदे में हैं तो समझते हैं कि आपके पास इफ़ादा है, आप फ़ायदे में हैं, आप मुतमईन हैं। ठीक है, अगर आप इफ़ादे में नहीं हैं तो वो क्या हो जाएगा, आप मुतमईन नहीं, ये चीज़ को बताता है। तो इफ़ादा हम कैसा देखते हैं, कैसा जांचते हैं वो यहाँ पे आर्डिनल होता है। आर्डिनल यानी कि आप तरतीब में बता सकते हैं कि मुझे इसके बनिस्बतन दूसरी चीज़ बहुत अच्छी लगी है। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पे ख़ुतूत बिनियाजी की मफरूज़ा है, एक अज़म्पशन है कि इंसान को इफ़ादा जो हासिल होता है वो क्या होता है, ऑर्डिनल होता है, यानी कि तरतीब में होता है। वो ऐसा मतलब कार्डिनल नहीं होता है। कार्डिनल का मतलब होता है एदाद शुमार, यानी कि सेब खाने से मेरे को 1 तशफ़ी हासिल हुई, मुझे मौज़ खाने से मुझे 2 तशफ़ी हासिल हुई, मुझे अंगूर खाने से मुझे 3 तशफ़ी हासिल हुई। यानी कि हम इसको 1, 2, 3 गिनती में नहीं बता सकते। ठीक है ना? तो अगर हम गिनती में बताएंगे तो वो कार्डिनल हो जाएगा। आर्डिनल क्या है, यहाँ पे आप उसको तरतीब में बता रहे हैं कि मेरे को मौज़ के बनिस्बत सेब ज़्यादा अच्छा दिखा। ठीक है ना, निस्बतन बता रहे हैं, तो ये आर्डिनल हो जाता है। इसके बाद देखिए, ये जो ख़ुतूत बेनियाजी है, इसकी जो अज़म्पशन में दूसरा है यहाँ पे 2 अशिया पे मुश्तमिल नमूना, यानी कि यहाँ पे शय एक्स और शय वाई दोनों चीज़ें। ठीक है, तीसरा है यहाँ पे ज़ी अक़ल का मतलब होता है कि जो भी सारिफ मार्केट में जाके कुछ ख़रीद रहा है वो क्या है, यहाँ पे होशियार है। सारिफ के पास अक्ल है, वो अक्ल इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को ख़रीद रहा है। ऐसा नहीं है कि सामने वाला बेचने वाला आपको 100 की चीज़ 500 में बता रहे हैं और आप मुंह उठा के वो चीज़ ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या है, इर्रेशनल है, यानी कि आपके पास अक्ल नहीं है। अगर आप मार्केट की इंफॉर्मेशन आपके पास है, अगर आप अक्लमंद हैं, तो आप 100 की चीज़ को 80 में भी ख़रीद सकते हैं बार्गेनिंग करके, वो अलग मसला है, वो अलग इशू है। लेकिन मैं बताना ये चाहती हूँ कि ख़ुतूत बिनियाजी के अज़म्पशन में ये एक चीज़ आती है कि सारिफ यहाँ पे क्या है, अक्लमंद है। समझ में आ गई बात? ओके, इसके बाद है यहाँ पे देखिए चौथा अदम आसूदगी। अदम आसूदगी का मतलब ये होता है कि इंसान क्या है, आप खुद बोलिए, एक लामहदूद ख्वाहिशात को लेके पैदा हुआ है। ठीक है, तो इंसान के अंदर की ख्वाहिशात कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। जितना उसे देते जाएं वो चाहता है कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक मफरूज़ा अज़म्पशन ये भी लिया गया है कि ख़ुतूत बिनियाजी में अज़म्पशन ये भी है कि अदम आसूदगी होती है, यानी कि सारिफ कभी मुतमईन नहीं होता है। जैसे कि मैं आपको 1000 रुपये दे रही हूँ, ठीक है, देन इसके बाद में से बाद में आपको कुछ घंटों के बाद 2000 रुपये दे रही हूँ, तो आप खुश जितना 1000 में थे उतना खुश आप 2000 में नहीं रहेंगे, बल्कि उससे कई गुना आप ज़्यादा खुश रहेंगे 2000 में। अब मैं आपको थोड़े घंटों के बाद 3000 दे रही हूँ, तो 1000 में आप जितना खुश थे 2000 में उससे ज़्यादा खुश है। तो अब बताइए, आप 3000 में उससे ज़्यादा खुश रहेंगे या नाखुश रहेंगे? बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे आप, क्योंकि आपको जितना ज़्यादा मिलता जाएंगे आप उतना ज़्यादा खुश होते जाएंगे। अब आपकी खुशी 3000 में जितनी है वो 2000 में भी नहीं रहेंगी और 1000 में भी नहीं रहेंगी, क्योंकि आपके पास यहाँ पे इफ़ादा बढ़ते जा रहा है। यानी कि इफ़ादा कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है और सारिफ कभी मुतमईन होने वाला नहीं है। सारिफ को जितना मिलता जाता है वो उतना ज़्यादा खुश होते रहता है। इसीलिए यहाँ पे बताया गया अदम आसूदगी, यानी कि सारिफ कभी यहाँ पे खुश नहीं होता है, या फिर सारिफ यहाँ पे कभी भी क्या बोल सकते हैं हम, यहाँ पे सारिफ यहाँ पर कभी भी मुतमईन या तशफ़ी में नहीं रहता है। उसकी तशफ़ी क्या होती रहती, बढ़ती रहती, चेंज होते रहती है वक्त के साथ साथ। क्लियर होगी बात? अदम आसूदगी है यहाँ पे, यानी कि पहले के मुताबिक अब बहुत अच्छा है, अब के मुताबिक फिर आने वाली चीज़ बहुत अच्छी है। जैसे बोली ना, मैं 1000 रुपये दी, फिर 2000, फिर 3000 रुपये, तो आप खुश यहाँ पे क्या रहेंगे, 1000 से ज़्यादा आप 3000 में खुश रहेंगे, 2000 से ज़्यादा आप 3000 में खुश रहेंगे, 1000 से ज़्यादा आप 2000 में खुश रहेंगे। इस तरह की चीज़ें चलते आती हैं। तो यहाँ पे बात यही बताई गई है कि सारिफ हमेशा ज़्यादा चाहता है, कम पर राज़ी नहीं होता है। समझ में आएगी बात? इसीलिए माशियत यानी कि माशियत में
इकोनॉमिक्स में अदम आसूदगी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। क्लियर होगी बात? ओके, इसके बाद देखिए आप लोग का नेक्स्ट है मुस्तकिल आमदनी, पसंद और तरजीहात। मुस्तकिल आमदनी मैं आप लोगों को डायग्राम समझाते वक्त ही बता चुकी हूँ। मुस्तकिल आमदनी का मतलब होता है आपके पास 200 रुपये हैं, आप 200 रुपये में ही सब चीज़ें ख़रीद सकते हैं, चाहे कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, डी, ई, जो भी ख़रीदना है आप 100 रुपये में ही ख़रीद सकते हैं। अब आप वाई ज़्यादा ख़रीद लिए, अब आपको एक्स भी ख़रीदना है तो 100 रुपये ही आपके पास, आप मतलब कि ये दोनों चीज़ों को मतलब कि ज़्यादा ख़रीद नहीं सकते, कम नहीं ख़रीद सकते, आपको जो भी ख़रीदना है 100 रुपये में ही ख़रीदना है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, वाई को कम करते जाएंगे, एक्स को बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि आपको क्या करना है, एक्स ज़्यादा ख़रीदना है, वाई आपको कम कर देना है। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा होते तो आप यहाँ पे वाई को उतना ही ख़रीद लेते, लेकिन एक्स को बढ़ाते रहते, क्योंकि आपके पास पैसे ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे अजम्पशन ये कहता है, खतूत बिनियाजी का अजम्पशन ये कहता है कि पैसे जो सारिफ के पास है, जो आमदनी है वो मुस्तकिल है, कांस्टेंट है, हमेशा वही आमदनी रहने वाली है। यानी कि एक टाइम है, समझिए आपको एक 5 घंटों में आपको एक 100 रुपये दिए गए हैं, 5 घंटों में आपको 100 रुपये खर्च ऐसा करना है कि आप सेटिस्फाई हो जाना, ठीक है। अब 5 घंटों में आपको पैसों की रकम में ना इजाफा होगा ना कमी होगी। 100 रुपये है, 100 रुपये को ही यूटिलाइज़ करना है, यानी कि आमदनी आपकी 100 रुपये ही है। मुस्तकिल का मतलब होता है हमेशा रह जाना, हमेशा वही चीज़ रहना, ना कम होना ना ज़्यादा होना। तो यहाँ पे खतूत बेनियाजी में अगर आपकी आमदनी मुस्तकिल नहीं होती है, गैर मुस्तकिल होती है, तो समझ जाओ कि ये खतूत बेनियाजी का पार्ट नहीं है। अगर खतूत बेनियाजी का क़ानून लागू करना है तो आपकी आमदनी यानी कि सारिफ की आमदनी मुस्तकिल होगी। पसंद और तरजीहात, आप अपनी पसंद को चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, शय वाई आप आम ले रहे हैं, शय एक्स आप सेब ले रहे हैं, तो अब आप दूसरी चीज़ ख़रीद नहीं सकते या दूसरी चीज़ पसंद नहीं कर सकते। आम भी चाहिए, मौज भी चाहिए, अंगूर भी चाहिए, आप मतलब कि अपने अपनी पसंद को, अपनी चॉइस को चेंज नहीं कर सकते। और यहाँ पे तरजीहात यानी कि आप जिस चीज़ को तरजीह दे रहे हैं, आप जो चीज़ ख़रीदना चाह रहे हैं, जिस पे आप तरजीह मतलब पूरी तवज्जो के साथ तरजीह दे रहे हैं कि मुझे यही चीज़ ख़रीदना है, तो आपको एंड पैसे ख़त्म हुए तक भी वही ख़रीदना है। ऐसा नहीं है कि पल में ये पल में वो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आपका 5वां अज़म्पशन है, मुस्तकिल आमदनी और पसंद और तरजीहात। ओके, यहाँ पे 6वां क्या है देखिए, बदल की घटती हुई हाशियाई शरह। बदल की घटती हुई हाशियाई शरह क्या बताया जा रहा है यहाँ पे डायग्राम में आप देखेंगे। शय एक्स आपका क्या था, 12 था, शय वाई आपका 12 था, और यहाँ पे शय एक्स आपका 1 था। इसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे शय वाई आपका कम होके यहाँ पे क्या हो गया, 8 हो गया, और शय एक्स आपका 2 हो गया। शय वाई आपका 5 हो गया, और शय एक्स आपका 3 हो गया। इसी तरह से वाई क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है। क्यों घटते जा रहा है, बदल की घटती हुई हाशियाई शरह, यानी कि एक चीज़ को बढ़ाने के लिए, यानी कि एक चीज़ को इजाफा करने के लिए आप एक चीज़ कम कर रहे हैं, इसी को हम क्या करते हैं, बदल की घटती हुई हाशियाई शरह कहते हैं। समझ में आएगी बात? ओके, लास्ट वाला आपका अज़म्पशन है मुस्तकिल मिजाजी और मुत्ताइदियत, ठीक है। ये सेम उसी तरह है जैसे हम 5वां अज़म्पशन पढ़े थे, मुस्तकिल आमदनी, पसंद और तरजीहात, वही चीज़ यहाँ पे दोहराई गई, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस ये है कि आपका जो मिजाज है, आपकी जो पसंद है, आप जिस चीज़ को चाहते हैं आप वही चीज़ लेंगे, आप चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि मुस्तकिल यानी कि हमेशा वही रहना, तसस्सुर रहना, एक कंटिन्यूस मतलब कि एक तरतीब होनी चाहिए उसमें, आप कोई चीज़ पल भर में ये कभी वो ये चीज़ नहीं कर सकते। मुस्तकिल मिजाजी का मतलब यही होता है कि कंटिन्यूस आप वही चीज़ लेंगे। जैसे कि आपको आम पसंद है तो आम ही आप लेंगे। मैं बोल सकती हूँ ऐसा कि आम चाहिए या केला चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे, आम चाहिए। मैं बोलूँगी कि आम चाहिए या ग्रेप्स का चाहिए, तो आप बोलेंगे आम चाहिए। मैं दोबारा से कहूँगी आपको कि आम चाहिए या अनार चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे आम चाहिए। ऐसा नहीं है। और एक चीज़ ये भी बोल सकती हूँ मैं, आम चाहिए या केवी चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे, आम ही चाहिए। तो ये क्या है, यहाँ पे मुस्तकिल मिजाजी है, यानी कि कंटिन्यूस चीज़ें हैं, इसमें आप कोई चेंजेस नहीं, तसल्सल आपका मुस्तकिल रहना चाहिए, कोई चेंजेस आप नहीं करेंगे। आई होप आप लोगों को ये अज़म्पशन समझ में आ गए होंगे।
इसको आप डिटेल में भी लिख सकते हैं। अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा पेजेस, ज़्यादा सफ़हात नहीं बढ़ रहे हैं या कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, तो आप इसको एक एक हेडिंग डाल के नीचे उसके बारे में भी लिख सकते हैं, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करी हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे खुतूत बेनियाजी की खसूसियत क्या है। क्वेश्चन ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए हमने खुतूत बेनियाजी के खसूसियत के जो अलग अलग से डायग्राम आते हैं हम उसको नहीं उतारे हैं, ठीक है ना। अगर आपको उतारना है तो आपकी बुक में मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। खुतूत बेनियाजी की खसूसियत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये चीज़ें खुतूत बेनियाजी में नहीं देखते हैं, ये खसूसियत अगर खुतूत बेनियाजी में आपको नहीं दिखने को मिलते हैं, तो वो खुतूत बेनियाजी के खतूत नहीं हैं, ठीक है ना, वो कुछ और ही होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले खुतूत बेनियाजी बाएं से दाएं नीचे की जानिब झुके हुए होते हैं, यानी कि लेफ़्ट से राइट नीचे की जानिब क्या होते हैं, झुके हुए होते हैं। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि वाई महवर से एक्स महवर तक नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो वो क्या हो गया, खुतूत बेनियाजी बाएं से दाएं नीचे की जानिब झुके हुए होते हैं। इसके बाद देखिए खुतूत बेनियाजी हमेशा अपने महवर की जानिब महदूब होते हैं, यानी कि एक्स महवर के जानिब वो झुके हुए होते हैं, महदूब होते हैं। क्लियर, यानी कि वाई से आते हैं और एक्स को महदूब करते हैं, अपनी महवर की जानिब महदूब होते हैं, यानी कि टच भी नहीं करते हैं वो। इसके बाद देखिए खुतूत बेनियाजी कभी भी एक दूसरे को ख़ता नहीं करते, यानी कि यहाँ पे दो खुतूत बेनियाजी IC1 IC2, तो ये दोनों एक दूसरे को ख़ता नहीं करते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ जाते रहते हैं। IC1 नीचे आएगा, IC2 इसके ऊपर खतूत आएगा, एक दूसरे को टच या ख़ता नहीं करते हैं। ऊपरी ख़त निचले ख़त की बनिस्बत ज़्यादा तशफ़ी फ़राहम करते हैं। अगर आपको खतूत यहाँ पे ड्रॉ करके मैं बताती तो आपको समझ में आता है कि ऊपरी ख़त नीचे ख़त के बनिस्बत ज़्यादा तशफ़ी फ़राहम करते हैं। जैसे कि IC1 एक खतूत है, यानी कि आपको 1000 रुपये दे रही हूँ मैं, आप उसमें मुतमईन हैं। अब मैं आपको 2000 रुपये दे रही हूँ, तो IC2 यानी कि खुतूत बेनियाजी का ख़त ऊपर की तरफ चले जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2000 रुपये। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप ज़्यादा तशफ़ी में आएंगे। किस में तशफ़ी में आ रहे हैं, आप 2000 में, यानी कि 1000 में नहीं आ रहे बल्कि 2000 में ज़्यादा तशफ़ी है। अब आपको मैं 3000 रुपये दे रही हूँ, तो आपका खतूत उसके ऊपर चले जाएगा। तो ऊपर के मतलब कि ऊपरी ख़त नीचे के खतूत के बनिस्बत ज़्यादा तशफ़ी देते हैं, यही इसका मतलब है। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया होगा आप लोग को। इसके बाद देखिए सारिफ़ का तवाज़ुन है यहाँ पे। खुतूत बेनियाजी तज्ज़िये में सारिफ़ का तवाज़ुन, यहाँ पे तवाज़ुन का मतलब होता है कि सारिफ़ कब सुकून में आता है, कब वो तशफ़ी में आता है, कब वो इफ़ादे में आता है, कब वो सेटिस्फाई होता है, उसको सेटिस्फेक्शन कब मिलता है, ये चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे कंज्यूमर है, उसका इक्विलिब्रियम हम देखते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं हम इसे इंग्लिश में। खुतूत बेनियाजी तज्ज़िये में सारिफ़ का तवाज़ुन बहुत ही अहमियत का हामिल होता है। जब तक सारिफ़ सेटिस्फाई नहीं होता है तब तक ये खुतूत बेनियाजी तज्ज़िया बेकार कहलाया जाएगा। सारिफ़ का तवाज़ुन होना लाजमी है, सारिफ़ को सुकून में आना लाजमी है, तभी जाके वो क्या कर सकते हैं, खुतूत बेनियाजी को कामयाब कर सकते हैं। खुतूत बेनियाजी में यही देखा जाता है कि सारिफ़ का तवाज़ुन हुआ है या नहीं, यानी कि सारिफ़ तवाज़ुन में आया है या नहीं आया है। तो यहाँ पे सारिफ़ का तवाज़ुन बहुत ही अहमियत का हामिल होता है। एक सारिफ़ इस वक्त हालत तवाज़ुन में होता है। यहाँ पे देखिए सारिफ़ कब हालत तवाज़ुन में होता है, जब वो किसी नुक्ते पर, यानी कि कॉम्बिनेशन ABCD हम देखें ना, तो कोई भी एक नुक्ता हम चुन लेते हैं, किसी भी एक नुक्ते पर अपनी आमदनी और दी गई अशिया की कीमतों के साथ क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, जब वो किसी नुक्ते पर, यानी कि कॉम्बिनेशन ABC जो भी है, तो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि नुक्ता A की बात कर रहे हैं हम। जब वो नुक्ता A पर आमदनी और दी गई अशिया की कीमतों के साथ क्या बताया जा रहा है कि आमदनी उसके पास 100 रुपये है, और यहाँ पे नुक्ता यानी कि Y शय ख़रीदने और X शय ख़रीदने के वास्ते उसकी कीमत भी रहती ना, प्राइस भी रहता। तो शय Y ख़रीदने की कीमत कितनी, यानी कि शय Y वो कितने में ख़रीद रहा है और शय X वो कितने में ख़रीद रहा है, और इसके पास आमदनी कितनी है। अगर उसकी आमदनी जितनी है उतने में ये दोनों चीज़ मिल रहे हैं, यानी कि 100 रुपये में क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे, शय X भी ख़रीद सकते हैं और शय Y भी ख़रीद सकते हैं, यानी कि कीमतें मसावी हो जाती है उसकी दी गई आमदनी की, तो वो तवाज़ुन में आ जाता है। हम यहाँ पे पढ़ेंगे, आप लोग सुनिए।
जब वो किसी नुक्ते पर अपनी आमदनी और दी गई अशिया की कीमतों के साथ दो अशिया एक्स और वाई का एक ऐसा इश्तराक या जोड़ खरीदता है जिससे उसको आज़म तरीन तशफ़ी हासिल होती है। सपोज समझिए यहाँ पे आपको जो आम हैं, आम आपको 40 रुपए में मिल रहे हैं, ठीक है, और जो मौज है आपको 60 रुपए में मिल रहे हैं, ठीक है, और उसके पास पैसे हैं 100 रुपये। तो उसकी आमदनी और ये जो कीमतें हैं मौज के और आम के दोनों मसावी हो जाते हैं, यानी कि ये 40 जमा 60 आपके 100 हो जाएंगे और इसकी आमदनी 100, यानी कि उसके पास आमदनी जितनी है उतने में वो एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन ख़रीद लेता है, तो वो तवाज़ुन में आ जाएगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया दोबारा से इसको थोड़ा सा पीछे जाके समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके यहाँ पे चीज़ ख़त्म होती है। अब देखिए यहाँ पे तवाज़ुन के शराइत क्या है। देखो हम बोलते हैं ना कोई भी चीज़ आप पास हो जाएंगे, शर्त ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा हम कहते हैं। तो यहाँ पे भी यही है, सारिफ तवाज़ुन में आ जाता है, सारिफ सुकूनियत में आ जाता है, लेकिन उसको दो शर्त मुकम्मल करने पड़ेंगे। कौन से दो शर्त है यहाँ पे हम देखते हैं। देखो तवाज़ुन के शराइत क्या है यहाँ पे। सारिफ को तवाज़ुन में आने के लिए दो शराइत की तकमील लाजमी होती है। क्लियर होगी बात। यानी कि नुक्ता तवाज़ुन पर सारिफ की अशिया एक्स और वाई की बदल की हाशिया शरह और क़ीमत का तनासुब मसावी होना ज़रूरी है। क्या बात की जा रही है यहाँ पे। MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस एक्स एंड वाई, ठीक है, जब वो चीज़ों को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, एक्स के बजाय वाई ख़रीद रहा है या वाई के बजाय एक्स ख़रीद रहा है, उसके बराबर उसकी प्राइस होनी चाहिए। समझ में आ रही बात। हम क्या बोल रहे हैं कि जो अशिया की कीमत है, चाहे वो एक्स की हो चाहे वो वाई की हो, उसके मसावी होना चाहिए एक्स और वाई की बदल की हाशिया शरह। तब हम क्या कह सकते हैं कि वो शर्त एक, यानी कि पहली शर्त मुकम्मल कर चुका है। अगर यहाँ पे ऐसा हो जा रहा है कि एक्स और वाई की बदल की हाशिया शरह का तनासुब कुछ और ही है और यहाँ पे कीमतें कुछ ज़्यादा ही है, यानी कि आमदनी जितनी है उतनी कीमतें नहीं हैं, यानी कि आमदनी से ज़्यादा कीमतें हैं कोई भी अशिया की, तो वो ख़रीद नहीं सकता। यहाँ पे तनासुब दोनों का बराबर होना चाहिए। एक्स और वाई कॉम्बिनेशन जो भी है वो एक, और यहाँ पे कीमत है उसकी। तो यहाँ पे एक इक्वेशन है, मसावत बताई गई। इस मसावत को अच्छे से पढ़ के जाना आप लोग। MRS एक्स एंड वाई इजिकल टू में PX अपॉन में PY, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहली शर्त मुकम्मल हो गई। अब दूसरी शर्त यहाँ पे क्या है देखिए सॉरी, यहाँ पे दूसरा क्या है, नुक्ता तवाज़ुन पर खुतूत बेनियाजी का महदूब होना ज़रूरी है, ठीक है। ये ख़त बेनियाजी का या है ये, ठीक है, या ख़त बेनियाजी का बजट लकीर के एक नुक्ते पर छूता हुआ गुजरना ज़रूरी है। यहाँ पे हम डायग्राम में देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि नुक्ता तवाज़ुन पर, यानी कि हम यहाँ पे देखिए ई आपको नज़र आ रहा होगा, नुक्ता ई है यहाँ पे, ये हमारा नुक्ता है जहाँ पे सारिफ तवाज़ुन में है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए PL, आप देखिए वाई के नीचे P दिया गया और एक्स से पहले यहाँ पे L दिया गया। PL क्या है यहाँ पे, प्राइस लाइन है, ये बजट लाइन है, ठीक है। ये लाइन को IC1, IC2 नहीं और IC3 भी नहीं, IC1 कर्व आप देख रहे हैं, खतूत निकल के आ रहा है। IC1 क्या हो रहा है, छूता हुआ जा रहा है किसको, बजट लाइन को। जो PL है ना, प्राइस लाइन है ना, और जो नुक्ता है इसको छूता हुआ जा रहा है IC1। अगर ये छूता हुआ जाएगा तब जाके आपकी शर्त 2 कंप्लीट होती है। नुक्ता तवाज़ुन पर खुतूत बेनियाजी का महदूब होना ज़रूरी है, यानी कि IC1 ऊपर से नीचे की जानिब महदूब हो रही है, ठीक है। ये या फिर ख़त बेनियाजी का बजट लकीर के एक नुक्ते पर छूता हुआ गुजरना ज़रूरी है। ये नुक्ता ई है, ठीक, और यहाँ पे ये बजट लाइन है। इन सब को टच करते हुए ये आगे की तरफ जा रहा है जो कि IC1 कहलाता है। अब देखो ये दोनों शर्त कंप्लीट हो गई। अगर ये दोनों शर्त कंप्लीट होती है तो सारिफ यहाँ पे क्या है, तवाज़ुन में। अगर ये दोनों शर्त कंप्लीट नहीं होती है तो सारिफ तवाज़ुन में नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात क्या की गई है। अब यहाँ पे मैडम IC2 भी है, IC3 भी है, ये भी आपको क्वेश्चन आएगा। देखो IC2 वो लाइन है
यानी कि आमदनी उसके पास कम है, आमदनी उसके पास, सॉरी यहाँ पे आमदनी क्या है, ज़्यादा है। बजट लाइन यानी कि बेटे आप लोगों के पास पैसा कितना है, आपके पास बजट कितना है। तो IC2 क्या है, बजट के अंदर है, यानी कि आप अपना पैसा पूरा खर्च नहीं कर रहे हैं, आप अपना पैसा बचा के रख रहे हैं। तो ये खुतूत बेनियाज़ी के ख़िलाफ़ है। आपको पैसा बचाना नहीं है, आपको पैसा पूरा खर्च करना है और आप मुतमईन हुए जैसा आपको खर्च करके अशिया को ख़रीदना है। तो IC2 क्या है, आपके यानी कि आपके बजट के अंदर है, तो ये आपका तवाज़ुन नहीं है। IC3 क्या है, आपके बजट से बाहर है, यानी कि आपको अशिया क्या मिल रही है, बजट से ज़्यादा, यानी कि आपकी आमदनी कम है और अशिया की कीमतें ज़्यादा है, आप वो चीज़ को ख़रीद नहीं सकते हैं। तो ये IC3 है। और IC2 वो है कि आपकी बजट है लेकिन वो अशिया बहुत ही कम में मिल रही है। आपको क्या मिलना है, आपकी आमदनी के मसावी आपको अशिया मिलनी चाहिए, यानी कि अशिया की कीमतें ऐसी होनी चाहिए कि आपकी आमदनी मसावी हो सके। तो वो क्या होगा, तवाज़ुन होगा। तो वो तवाज़ुन कौन सा है, IC1 है। ना ही IC3 को हम सारिफ का तवाज़ुन कहेंगे, ना ही IC2 हम सारिफ का तवाज़ुन कहेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। शक्ल बिल्कुल ऐसे ही डालना है। और ये M और N क्या है, कॉम्बिनेशन है, यानी कि ये X का कॉम्बिनेशन, ये N का कॉम्बिनेशन, ठीक है। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे सारिफ का तवाज़ुन, हम इस यही डायग्राम को हम क्या करें हैं, वजाहत करें हैं शक्ल में। BL भी बोल सकते हैं आप, PL बजट लाइन भी या प्राइस लाइन भी। एक बजट लकीर है, OX महवर पे शय X की कीमत को बताया गया है, OY महवर पे आपको Y शय की कीमत को लिया गया है। नुक्ता A आपका क्या है, सारिफ है। नुक्ता A भी लिख सकते हैं आप, E भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, आपके ऊपर है मसला। A यानी कि टेंजेंट पॉइंट भी हो सकता है, E यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट भी हो सकता। ओके, A सारिफ के तवाज़ुन को जाहिर करता है जो कि टेंजेंट पॉइंट होता है। IC1 बजट को छूता हुआ गुजर रहा है और OM और ON ऐसा इश्तराक जो सारिफ अपनी दी गई आमदनी को खर्च करके ख़रीदता है, यानी कि पूरी तरह से आमदनी खर्च हो गई और उसकी कीमतों के मसावी खर्च हुई है। IC2 और IC3 ये दोनों ख़त सारिफ के आमदनी में नहीं आते हैं, ठीक है, और ये दोनों ख़त सारिफ के तवाज़ुन को जाहिर नहीं करते हैं। इस शक्ल में हम देखते हैं कि सारिफ के तवाज़ुन के शराइत की तकमील हो रही है, यानी कि दो शर्त बोले ना, दो शर्त भी मुकम्मल हो रहे हैं यहाँ पे। MRS XY मसावी, और दूसरी शर्त क्या है, IC ख़त बजट लकीर को छूता हुआ गुजर रहा है जो कि सारिफ के तवाज़ुन को बताता है। ये इक्वेशन किसकी है, आपकी पहली मसावत की है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आवाज़ का थोड़ा सा मसला है, तबीयत ठीक नहीं है, गला ख़राब होने की वजह से तक मैं रिकॉर्डिंग नहीं करी थी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया, मैं एक एक चीज़ आपको बहुत डीपली समझाई हूँ, कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग प्लीज़ इसको 1 से 10 मरतबा देखिए, 1 से 2 मरतबा, 1 से 3 मरतबा, जब तक आपको समझ में नहीं आया तब तक देखते जाए। ये क्वेश्चन किसी भी सूरत हाल में आपको एग्ज़ाम में आएगा, आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। ओके, अल्लाह ताला आपके एग्ज़ाम में आसानी करे, आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग बग़ैर कोई टेंशन के, बग़ैर कोई तनाव के अच्छे से एग्ज़ाम लिख के आना, ठीक है ना। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।